हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूएसपी फिजिक्स पर। मैं यूएसपी सर इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस के बारे में बहुत डिटेल से बात करने वाला हूं। साथ ही साथ ये भी बताने वाला हूं कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। बच्चों, जब कोई भी काम की शुरुआत जब हम अच्छे ढंग से करते हैं तो उसका रिजल्ट, उसका परिणाम भी बहुत ही फ्रूटफुल होता है। तो इसी आशा और विश्वास के साथ अपनी वीडियो को हम आगे की ओर बढ़ाते हैं और देखते हैं कि फिजिक्स में आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़नी है। बच्चों, सीबीएसई ने फिजिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक उसका थ्योरी पार्ट जो 70 मार्क्स का होता है और एक उसका प्रैक्टिकल पार्ट जो 30 मार्क्स का होता है। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ थ्योरी पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे जो 70 मार्क्स का होता है, और इसका प्रैक्टिकल पार्ट जो हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे तो उसमें डिटेल से बात करेंगे। तो देखते हैं कि 70 मार्क्स में हमको कौन कौन सा चैप्टर्स पढ़ना है और कितने चैप्टर्स को हम स्टडी करेंगे कि मेरे मार्क्स जो है आने वाले एग्जाम में अच्छा से अच्छा हो सके, बेहतर प्रदर्शन आप कर सकें। तो देखते हैं कि ये थ्योरी पार्ट को कितने पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। थ्योरी को डिवाइड करने के लिए सीबीएसई ने दो बुक अवेलेबल कराए हैं, एक एनसीईआरटी पार्ट 1 और दूसरा एनसीईआरटी पार्ट 2। तो दो वॉल्यूम है मेरे पास एनसीईआरटी का, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो पार्ट 1 जो एनसीईआरटी का है उसमें 33 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में, और पार्ट 2 जो 37 मार्क्स का है, जो बोर्ड एग्जाम में 37 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाएंगे पार्ट 2 से। तो ये दोनों का अगर मिला दिया जाए तो आपका 70 मार्क्स हो जाता है। तो थ्योरी पोर्शन जो है आपको 70 मार्क्स का रहेगा, जिसमें से पास मार्क्स आपका जो है 23 मार्क्स है। अगर आप 23 मार्क्स लेते आते हैं आउट ऑफ 70 तो आप पास हो जाते हैं। मुझे आशा है कि आप 23 मार्क्स लाने के लिए नहीं बैठे हैं और इस वीडियो का आप 23 मार्क्स लाने के लिए नहीं सुन रहे होंगे। 23 की आशा नहीं करेंगे हम लोग 70 में 70 लाने का कोशिश करेंगे। तो 70 में 70 कैसे आए उसके लिए हमको बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करना पड़ेगा, खूब मन लगा के पढ़ना पड़ेगा। तो देखते हैं कि किस तरह से हम अपने चैप्टर्स को पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो पार्ट 1 में चलते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पार्ट 1 की, फिजिक्स पार्ट 1 जो वॉल्यूम 1 है आपके एनसीईआरटी के। तो पार्ट 1 में और पार्ट 2 अगर दोनों को अगर मिला दिया जाए तो आपके 9 यूनिट्स हो जाते हैं। कितने यूनिट्स होते हैं? 9 यूनिट्स है और 14 चैप्टर्स है। 9 यूनिट्स एंड 14 चैप्टर्स, सारा चीज लिखा हुआ है। ब्लैक पेन से आपका यूनिट्स लिखा हुआ है और रेड पेन से आपका चैप्टर्स का नाम लिखा हुआ है। साथ ही साथ ये भी लिखा हुआ है कि कौन कौन सा चैप्टर से कितने कितने मार्क्स आएंगे। बोर्ड में आपको क्लियर कट इसमें लिखा हुआ है, आप इसे देख सकते हैं। तो देखा जाए पार्ट 1, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 में, जो 33 मार्क्स का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। पार्ट 1 का पहला यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बच्चों, नाम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स का मतलब हुआ इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, रेस्ट स्टैटिक्स मीन्स रेस्ट। तो जब चार्ज जब रेस्ट पोजिशन पे रहते हैं तो उससे कुछ फेनोमेनन क्रिएट होते हैं, और सारे फेनोमेनन का स्टडी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वैसे फेनोमेनन की स्टडी करते हैं जब चार्ज क्या हो, रेस्ट में हो, और उससे जो क्रिएट होते हैं फेनोमेनन, सारे फेनोमेनन का स्टडी हम इस चैप्टर में, इस यूनिट में करते हैं। अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को एनसीईआरटी ने दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड और दूसरा का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो पहला जो चैप्टर है आपका एनसीईआरटी का पार्ट 1 का पहला चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस करने के कितने सारे मेथड्स हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रिक चार्जेस का प्रॉपर्टीज क्या होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, और इलेक्ट्रिक चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन हम कितने वे से कर सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो ये सब हम इलेक्ट्रिक चार्जेस में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, बहुत ही फंडामेंटल लॉ है, इसके बिना आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक अधूरा है। तो कूलम्ब्स लॉ जानने के बाद हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक डायपोल एंड गॉसेस थ्योरम, ये सारे टॉपिक इसमें हम चर्चा करेंगे। गॉसेस थ्योरम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। गॉसेस थ्योरम एक जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज आपका अब जो नीट के एग्जाम और जेई मेंस और एडवांस के एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन गॉस लॉ से पूछे जाते हैं। तो ये फर्स्ट चैप्टर में हमको पढ़ना है ये सारे टॉपिक्स।
सेकेंड चैप्टर में हम लोग मूव करते हैं। सेकेंड चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, शॉर्ट में लिखा हुआ है E.P। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी और आपके एडवांस और जेईई मेंस और नीट एग्जाम के लिए भी, तो उसके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हमको सबसे पहले जानना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्या होता है, और उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कैपेसिटेंस क्या है। कैपेसिटेंस का एक्चुअली अब जब मार्केट में जाएंगे तो इसका मार्केट नेम कंडेंसर होता है, बड़ा कन्फ्यूजन होता है, वहाँ कंडेंसर बोलते हैं, बुक में हम लोग कैपेसिटेंस बोलते हैं। तो इसका मार्केट नेम है कंडेंसर, और इसके बिना जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस होते हैं उसका जीवन ही अधूरा है। विदाउट कैपेसिटेंस इलेक्ट्रॉनिक एज कुड नॉट बी एग्जिस्ट, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स का जो जीवन है वो कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता विदाउट कैपेसिटर। और ये कैपेसिटर क्या है, एक एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस है, चार्ज को स्टोर करता है, एनर्जी को स्टोर करता है, और ये जब जहाँ जैसा जरूरत पड़ता है डिवाइसेस को वहाँ पे एनर्जी को ये प्रोवाइड करता है। तो ये है कैपेसिटेंस। इसमें हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस भी पढ़ेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस और सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटेंस, डिस्चार्जिंग एंड चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटेंस, ये सब सारे इसमें इसके अंदर में हमको पढ़ना है। इसके बाद हम लोग मूव करते हैं सेकेंड यूनिट की ओर, जो पार्ट 1 का सेकेंड यूनिट है। वो सेकेंड यूनिट में एक ही चैप्टर है जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, थर्ड चैप्टर जिसको बोलते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। और करंट इलेक्ट्रिसिटी तभी आपको समझ में आएगी जब आप चार्ज के बारे में बहुत अच्छी तरह से नॉलेज लेके रखे हुए हैं। इसमें चार्ज को रेस्ट पोजिशन पे रखते थे, इसमें चार्ज को मूविंग कंडीशन पे रखते हैं। सो व्हेनेवर द चार्ज इज मूविंग इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, then current electricity will be developed. तो करंट कब डेवलप होता है, जब चार्ज आपका मोशन में आ जाए किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। सिर्फ मोशन कर देने से नहीं काम होगा, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चार्ज को मूव करना पड़ेगा। जब चार्ज जब पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो जाता है। तो इसमें बहुत सारे कंडीशंस बताएंगे कितने वे से करंट डेवलप होता है। आप सिर्फ जानते होंगे कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है, नहीं, करंट फ्लो करने का बहुत सारे उसका चार्ज कैरियर्स होते हैं, उसके बारे में हम बताएंगे कि कंडक्टर में कैसा होता है, सेमीकंडक्टर में कैसा होता है, गैस डिस्चार्ज सिस्टम में कैसा होता है करंट का डेवलपमेंट, वो सारा डिटेल से हम इसमें बात करेंगे। तो करंट के बारे में जानने के बाद हम करंट डेंसिटी के बारे में जानना पड़ेगा। करंट डेंसिटी क्या होता है, मोबिलिटी क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, फिर इसमें हम लोग जानेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, ओम्स लॉ क्या है। ओम्स लॉ के बाद हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। रेजिस्टेंस का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को इस साल हटा दिया गया है तो वो डिलीट कर, डिलीटेड टॉपिक का डिटेल से हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि कौन कौन सा टॉपिक आपको किस किस चैप्टर से हटाया गया है। चैप्टर नहीं हटाया, सिर्फ टॉपिक्स को हटा दिया गया, ठीक है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो रेजिस्टेंस के बारे में बात करेंगे, कलर कोड के बारे में नहीं पढ़ना है। इसके बाद ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करेंगे, सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बात करेंगे। इसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के बारे में बात करेंगे, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के बारे में बात करेंगे। फिर किर्चॉफ्स लॉ के बारे में बात करेंगे, जो एक्सटेंशन फॉर्म है आपका ओम्स लॉ का। ओम्स लॉ का एक्सटेंशन फॉर्म को ही कहते हैं किर्चॉफ्स लॉ, वो कॉम्प्लेक्स सर्किट को ये सॉल्व करता है। और उस किर्चॉफ्स लॉ में दो लॉ पढ़ना है, एक केसीएल और एक केवीएल पढ़ना है। किर्चॉफ्स लॉ का एप्लीकेशंस पढ़ना है, जिसे व्हीटस्टोन ब्रिज बोलते हैं, फिर उसी से बना है फिर मीटर ब्रिज। लेकिन मीटर ब्रिज का सिर्फ यहाँ पे न्यूमेरिकल सेक्शन को हटा दिया गया है, सिर्फ उसके क्वालिटेटिव अप्रोच को पढ़ना है, क्वांटिटेटिव अप्रोच को नहीं पढ़ना है। इस तरह से इसके बाद हम कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, सॉरी, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस पढ़ेंगे, जिसमें पोटेंशियोमीटर आता है जो पोटेंशियल को मेजरमेंट करता है एक्यूरेटली। पोटेंशियल एक होता है आपका पोटेंशियोमीटर, और एक होता है आपको ये वोल्ट मीटर। तो दोनों ही पोटेंशियल को मेजरमेंट करता है, लेकिन यहाँ वोल्ट मीटर जो है एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं कर पाता है, लेकिन पोटेंशियोमीटर जो है किसी भी दो पॉइंट का, किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के दो पॉइंट का आपको पोटेंशियल डिफरेंस को एक्यूरेट मेजरमेंट करके बताएगा, तो उसे बोलते हैं पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर के एप्लीकेशंस पढ़ना है। एप्लीकेशंस में एक इंटरनल रेजिस्टेंस वाला टर्म जो होता है सेल का, उसको जो निकालते हैं पोटेंशियोमीटर से, उसको हटा दिया गया, उसको डिलीट कर दिया गया। तो ये सब के बारे में हम इसमें विस्तार से चर्चा करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में।
थर्ड यूनिट की ओर मूव करते हैं। पार्ट 1 का थर्ड यूनिट, और ये दोनों को मिला के आपका कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में? 16 मार्क्स का। तो 16 मार्क्स का क्वेश्चन आपका इस पार्ट से रहेगा, दोनों पार्ट को मिला के, एक यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड। थर्ड यूनिट की ओर मूव करते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से खासकर फोर्थ वाला जो चैप्टर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये थर्ड यूनिट का जो फोर्थ चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। सेकेंड चैप्टर का नाम है, इसी का सेकेंड चैप्टर फिफ्थ जो कहलाता है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ये जो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म जो होता है, इसमें चार्ज को जब हम मूव करते हैं तो एक फील्ड डेवलप होता है उसके अराउंड, और उस फील्ड को कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। और उस मैग्नेटिक फील्ड की चर्चा हम करेंगे। उसमें करंट जब पास करता है, जब जहाँ चार्ज फ्लो होगा तो करंट फ्लो होगा, और करंट फ्लो होगा तो उसके चारों ओर क्या होगा? एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। और उस मैग्नेटिक फील्ड को पढ़ने के लिए, उस मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करने के लिए दो यहाँ पे लॉ पढ़ते हैं हम लोग। फर्स्ट लॉ का कहते हैं बीएसएल लॉ, जिसे बोलते हैं बायट-सैवर्ट एंड लैपलेस लॉ। एंड सेकेंड लॉ आता है एम्पियर्स सर्किटल लॉ। ये दोनों लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, और इससे न्यूमेरिकल भी काफ़ी पूछे जाते हैं। तो बीएसएल लॉ, और एक होता है बायट-सैवर्ट लॉ, उसका एप्लीकेशंस के बारे में जानना है। फिर करंट करिंग कंडक्टर पे कितना फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड में, उसको पढ़ना है। एक लूप है करंट करिंग लूप, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे तो उसमें कितना टॉर्क लगेगा, वो उसके बारे में पढ़ना है। फिर इसके बाद मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में इसमें जानना है कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है। इसमें और एक क्वेश्चन था जिसे हम लोग बोलते हैं साइक्लोट्रॉन, और उस साइक्लोट्रॉन को अब इस एग्जाम में 2020 में नहीं पूछा जाएगा, 21 में 2021 में नहीं पूछा जाएगा, और उसको डिलीट कर दिया गया साइक्लोट्रॉन को। अब हम बढ़ते हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर में। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन को डिलीट, बहुत छोटा चैप्टर बना दिया गया है। इसमें डाया, पारा, फेरो, जितने भी मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं सबको हटा दिया गया है यहाँ पे। और परमानेंट मैग्नेट को हटा दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेट को हटा दिया गया, बहुत सारे टर्म्स यहाँ पे हट गया है, बहुत शॉर्ट हो गया है। तो मैग्नेट का यहाँ बहुत शॉर्ट डिटेल हम लोग स्टडी करेंगे। और इसके बाद हम फोर्थ यूनिट की ओर मूव करते हैं, पार्ट 1 का फोर्थ यूनिट। इसमें दो चैप्टर आते हैं, 6 और 7। तो 6 चैप्टर में आपका आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं ईएमआई। बहुत ही कंसेप्चुअल चैप्टर है ये, बोर्ड एग्जाम के लिए आपका जे मेंस और एडवांस और नीट एग्जाम के लिए भी काफ़ी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट बहुत ही कंसेप्चुअल चैप्टर है, इसको बड़ा ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा। इसमें हम लोग बेसिकली बात करते हैं इंड्यूस करंट, इंड्यूस ईएमएफ की बात करते हैं। इंड्यूस करंट क्या होता है, इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है, उसका डायरेक्शन की बात करते हैं। और इसमें हम लोग बात करते हैं सेल्फ इंडक्टेंस और सेल्फ म्यूचुअल इंडक्टेंस, और दोनों का उसमें एक डिवाइसेस पढ़ना है, ट्रांसफार्मर, जिसमें म्यूचुअल इंडक्शन पे बेस्ड होता है ट्रांसफार्मर। एसी जनरेटर पढ़ना है, ईडी करंट पढ़ना है। ये सब टॉपिक इसमें हमको स्टडी करना है स्टेप बाय स्टेप। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ईएमआई, इसको शॉर्ट में बोलते हैं ईएमआई। इसके बाद आता है अल्टरनेटिंग करंट, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं एसी। एसी नाम से हमको एक याद आ गया कि एसी, एसी का मतलब वो नहीं जो घर में लगाते हैं, एसी करंट है, अल्टरनेटिंग करंट। और एक होता है डायरेक्ट करंट। इसमें पढ़ते हैं डायरेक्ट करंट, इसमें पढ़ते हैं अल्टरनेटिंग करंट। बहुत डिटेल से इसमें बात करेंगे दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है, और दोनों में क्या क्या बातें हैं जो हमको सीखनी चाहिए। डायरेक्ट करंट में क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, और इस अल्टरनेटिंग करंट से में का कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, जैसे आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ये सब के बारे में चर्चा करेंगे। एसी सर्किट के बारे में चर्चा करेंगे, एलसीआर सर्किट क्या होता है। इस तरह से इसमें हम लोग पावर की बात करेंगे, लेकिन पावर फैक्टर नहीं पढ़ना है, वाटलेस करंट नहीं पढ़ना है, ये सब हटा दिया गया है। इसमें कुछ कुछ टॉपिक हटाया है, उसको बाद में हम डिटेल से बात करेंगे। तो बच्चे, ये अल्टरनेटिंग करंट का मतलब एसी नहीं, एसी एक कूलिंग डिवाइस है जो घर में लगाते हैं। अभी इस रूम में एसी भी नहीं है, बहुत गर्मी भी लग रहा है, पंखा भी मैंने बंद कर दिया, फैन भी बंद कर दिया है। और ये वीडियो मैं रात को 12 बजे आपके लिए मैं शूट कर रहा हूँ। और पंखा को इसलिए बंद कर दिया हूँ, फैन को बंद किया हूँ, ताकि आवाज़ में मेरा साउंड जो है डिस्टॉर्ट ना हो, आपको सुनाया जैसा क्लियर पड़े, कि मैं जो बोल रहा हूँ आपको बहुत अच्छी तरह से सुनाई पड़े। तो मैंने फ़ैन भी बंद कर दिया, एसी इस रूम में है नहीं, बड़ा गर्मी भी लग रहा है, फिर भी मैंने इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ रात को 12 बजे आपके लिए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अल्टरनेटिंग करंट में देख लिए क्या क्या पढ़ना है। अब देखिए, ये दो यूनिट है 3 एंड 4, ये दोनों को मिला के आपका 17 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, और ये दोनों मिला के आपको 16 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे
जाएंगे, दोनों को ऐड कर दें तो आ जाएगा 33 मार्क्स। ठीक है, अब हम मूव करते हैं सेकंड पार्ट यानी वॉल्यूम 2 एनसीईआरटी का सेकंड पार्ट में चलते हैं, जो 37 मार्क्स का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है बच्चों, इसमें देखेंगे इसमें 5 यूनिट्स हैं, 5, 6, 7, 8, 9। एक यूनिट और था जो लास्ट ईयर इसको डिलीट कर दिया, उसे बोलते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम, उसको हटा दिया गया है। तो अभी हम 5 यूनिट्स पढ़ेंगे। तो 5 में जो 5th यूनिट्स है उसमें 8 चैप्टर नंबर 8, यहाँ पर 7 खत्म हुआ, यहाँ 8 आ गया। इसमें पढ़ना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, स्मॉलेस्ट चैप्टर इन क्लास 12। क्लास 12 का ये सबसे छोटा चैप्टर कहलाता है, इसे शॉर्ट में बोलते हैं EMW। इसमें एक टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, उसको इस साल नहीं पढ़ना है। तो डिस्प्लेसमेंट का देखो, पहले यहाँ पढ़े थे डायरेक्ट करंट, यहाँ पढ़े अल्टरनेटिंग करंट, यहाँ एक नया कॉन्सेप्ट है डिस्प्लेसमेंट करंट होता क्या है। बहुत बच्चों को सब बड़ा कन्फ्यूजन होता था, ठीक किया, उसको हटा भी दिया, बच्चों को कन्फ्यूजन थोड़ा से राहत मिली है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हमको डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं पढ़ना है, तो पढ़ना क्या है, इसमें स्पेक्ट्रम के बारे में जानना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पेक्ट्रम क्या है। स्पेक्ट्रम कहने का मतलब हुआ कि इसमें बहुत सारे वेव्स का नाम है, जैसे एक्सरेज हो गया, गामा रेज हुआ, विजिबल लाइट हुआ, इंफ्रारेड लाइट हुआ, उसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना है, उसका एप्लीकेशन जानना है, उसका इन्वेंशन कब हुआ था, ये सब के बारे में जानना है। तो उसका काफ़ी डिटेल से बात करेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन कौन सा है, तो उसके बारे में काफ़ी डिटेल से हमको उसमें पढ़ना है। ठीक है, बहुत छोटा चैप्टर थियोरेटिकल है, कॉन्सेप्चुअल नहीं है, ये इसको रटना पड़ेगा, उसके वैल्यू को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में ये पढ़ना है। और सबसे बिगेस्ट चैप्टर जो है क्लास 12 का आपका है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स सबसे बिगेस्ट चैप्टर है, लॉन्गेस्ट चैप्टर है, और ये सबसे स्मॉलेस्ट चैप्टर है क्लास 12 का। दोनों को मिला दिए तो बन गया कितना, 18 मार्क्स। तो 18 मार्क्स का क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, आउट ऑफ 37 में 18 मार्क्स का एक रहेगा तुम्हारा ऑप्टिक्स रहेगा। अब इस ऑप्टिक्स को दो पार्ट में यानी दो चैप्टर में डिवाइड कर दिया गया, एक है रे ऑप्टिक्स और एक है वेव ऑप्टिक्स। बच्चों रे ऑप्टिक्स में हम लोग क्लास 10th में भी पढ़े थे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, स्फेरिकल मिरर, ये सब पढ़े थे। इसी वजह से लगता है कि इस बार इसको हटा दिया गया, रे ऑप्टिक्स को नहीं पढ़ना है। रे ऑप्टिक्स अभी इस साल के लिए हटा दिया गया है। रे ऑप्टिक्स जो है रे ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स नहीं हटाया, रे ऑप्टिक्स का जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट उसको हटा दिया गया। रे ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ना था, स्फेरिकल मिरर पढ़ना था, ये सब को हटा दिया गया। अब पढ़ना क्या है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द प्रिज्म, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द कर्व सरफेस, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू द प्लेन सरफेस, ये सब के बारे में पढ़ना है। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लेंस मेकर फॉर्मूला, वो सब के बारे में जानना है रे ऑप्टिक्स में। रे ऑप्टिक्स में और क्या पढ़ेंगे, तो रे ऑप्टिक्स में हम लोग पढ़ेंगे प्रिज्म के बारे में, प्रिज्म का डेविएशन कितना होता है, रे का डेविएशन देखना है, उसमें इंसिडेंट लाइट और इमर्जेंट लाइट में कितना डेविएशन मिलता है, ये सब के बारे में जानना है। प्रैक्टिकल में भी ये सब चीज़ के बारे में जानना था हमको। और क्या पढ़ेंगे इसमें हम, इसमें पढ़ेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप पढ़ना है। माइक्रोस्कोप में कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में पढ़ना है, और उसके मैग्नीफाइंग पावर के बारे में भी जानना है। आई जो था ह्यूमन आई, उसको हटा दिया गया है, डिफेक्ट ऑफ विजन उसको भी हटा दिया गया है। ठीक है बच्चों, तो ये रे ऑप्टिक्स की पोर्शन हुआ, ये सब के बारे में स्टडी हमको करना है डिटेल से। इसके बाद चलते हैं हम लोग वेव ऑप्टिक्स में, जो 10th चैप्टर है आपका सिलेबस का, आपका पार्ट 2 में 10th चैप्टर में ही आता है वेव ऑप्टिक्स। तो वेव ऑप्टिक्स के बारे में हम जब चर्चा करेंगे, तो वेव ऑप्टिक्स जो होता है ये वेव नेचर के बारे में बताता है, लाइट का वेव नेचर। और लाइट के वेव नेचर के बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट आए हैं, और बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना अपना कॉन्सेप्ट दिया। सबसे पहले न्यूटन साहब आया, इसके बाद हाइजेन प्रिंसिपल आया, मैक्सवेल आया, प्लांक्स थ्योरी आया, डुअल नेचर्स आया, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, ये सब आया। बहुत सारे कॉन्सेप्ट आए इसके वेव नेचर के बारे में बताने के लिए, लाइट का वेव नेचर क्या है। तो उसमें से सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को पढ़ना है जिसे कहते हैं हाइजेन वेव प्रिंसिपल। तो हाइजेन वेव के बारे में जानना है, हाइजेन प्रिंसिपल के बारे में जानना है, पहला टॉपिक इसका है वेव ऑप्टिक्स का। इसके बाद इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के बारे में जानना है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में जानना है। बट पोलराइजेशन ऑफ लाइट को डिलीट कर दिया गया, पोलराइजेशन ऑफ लाइट को नहीं पढ़ना है, वेव ऑप्टिक्स में पोलराइजेशन ऑफ लाइट नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये रहा ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये दोनों मिला के 18 मार्क्स का क्वेश्चन आपके सिलेबस में पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। अब चलते हैं सेवेंथ यूनिट में। सेवेंथ यूनिट को एक चैप्टर में रखा गया है। एक चैप्टर क्या है, 11th चैप्टर नंबर 11, इसका नाम है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड वेक्टर। ड्यूअल नेचर का मतलब होता है टू नेचर्स,
किसका किसका ट्रू नेचर्स पढ़ना है, रेडिएशन का और मैटर का। रेडिएशन का ट्रू नेचर्स का मतलब होता है वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। इसमें वेव नेचर के बारे में जानना है और पार्टिकल नेचर के बारे में जानना है। वेव नेचर के बारे में हमने यहाँ पढ़ लिया, वेव नेचर के बारे में यहाँ मैंने पढ़ लिया। अब इसका पार्टिकल नेचर के बारे में जानना है। पार्टिकल नेचर को कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लास्ट ईयर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो एक्सपेरिमेंटल टर्म्स था उसको हटा दिया था, यानी एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिलीट कर दिया था लास्ट ईयर। इस ईयर में फिर से उसको ऐड कर दिया गया, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है बच्चों, तो ये रेडिएशन है। ऐसा ऐसा मैटर में भी दो नेचर होता है, वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर, और उस दोनों का एक्सप्लेन कौन किया, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस ने मैटर के दोनों नेचर के बारे में डिस्कस किया, वेव नेचर क्या है और पार्टिकल नेचर क्या है, दोनों एक ही लॉ से आ जाता है। लेकिन रेडिएशन में दो अलग अलग लॉ आया है। इसमें हम लोग पढ़े थे हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल वेव नेचर के बारे में, और इसका जो पार्टिकल नेचर है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के द्वारा हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो ये डुअल नेचर ऑफ मैटर और रेडिएशन एंड मैटर है। ये 7th यूनिट में आया। इस तरह से 8th यूनिट की ओर मूव करते हैं। 8th यूनिट को भी दो चैप्टर में डिवाइड किया गया है, एटम और न्यूक्लियर, 12th चैप्टर एंड 13th चैप्टर। एटम और न्यूक्लियर। एटम जो है एक्चुअली बच्चों ये केमिस्ट्री का पोर्शन था, इसको फिजिक्स में फिर से फिजिक्स में डाल दिया गया। फिजिक्स के टीचर को ऐसे ही बहुत सारी परेशानी हो जाती है, मैथ भी पढ़ाना पड़ता है, साथ साथ केमिस्ट्री भी पढ़ाना पड़ता है। मैथ हम लोग क्लास 11 से पढ़ाए भी हैं और पढ़ाते भी हैं। मैथमेटिकल टूल्स जिसे हम लोग बोलते हैं, मैथमेटिकल टूल्स में बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम लोग बेसिकली हम लोग कैलकुलस पोर्शन को बताना पड़ता है बच्चों को जानने के लिए। खासकर मेडिकल के बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है मैथ में, इसलिए उसको हम लोग मैथमेटिकल टूल्स को क्लास 11 में बता दी जाती है। तो वहाँ पे हम लोग डिफ्रेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब के बारे में, मैक्सिमम मिनिमा के बारे में डिस्कस करते हैं। तो मैथ भी हम लोग पढ़ाते हैं। और फिर हम लोग देखिए क्लास 12 में आ गया केमिस्ट्री, एटम एंड न्यूक्लियर, जो केमिस्ट्री में पढ़ना है, फिजिक्स में भी पढ़ना है। तो फिजिक्स में काफ़ी मतलब शॉर्ट में पढ़ना है, काफ़ी डिटेल से नहीं पढ़ना है केमिस्ट्री जैसा। लेकिन यहाँ एटम की बात जब आती है तो एटम का जो स्ट्रक्चर्स होता है ना, एटम का जो स्ट्रक्चर्स जो होती हैं, उसमें भी बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपना अपना कॉन्सेप्ट दिया है। जैसे रदरफोर्ड आए, डाल्टन आए, फिर बोर्स थ्योरी आया, समरफील्ड थ्योरी आए, फिर इसके बाद श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से श्रोडिंगर थ्योरी आया। ये सब से एटम का स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया। लेकिन उतना डिटेल से हमको नहीं पढ़ना है। एटम का सिर्फ एक ही थ्योरी का पढ़ना है, एक ही कॉन्सेप्ट का पढ़ना है, एक ही मॉडल को पढ़ना है, जिसका नाम है बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। बोर्स मॉडल के बारे में जानना है। बोर्स साहब ने एटम के बारे में क्या मॉडल बताया उसके बारे में हमको डिस्कस करना है। और उसने सिर्फ हाइड्रोजन एटम के बारे में बात किया, हाइड्रोजन लाइक एटम के बारे में बात किया। और उसमें जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट में, तो उस ऑर्बिट में कौन सा ऑर्बिट में मूव कर रहा है, कितने रेडियस का है, क्या उस इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी है डिफरेंट ऑर्बिट में, उसके बारे में जानना है। और उसके एनर्जी क्या है डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट में, उसके बारे में जानना है। फिर उसका जो स्पेक्ट्रम लाइन्स हैं, बार्मन सीरीज, बहुत सारे सीरीज डेवलप हुआ उसमें, बार्मन सीरीज, लाइमन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फ्रंट सीरीज, ये सब के बारे में हमको इसमें स्टडी करना है एटम्स में। तो एटम्स में हमको देखना है, इसमें कोई टॉपिक को डिलीट नहीं किया गया है, ये सब सारे टॉपिक्स इसमें मौजूद हैं आपके। अब चलते हैं न्यूक्लियर में, जो एटम का ही एक छोटा सा पार्ट है, छोटा सा सेंट्रल पार्ट है, जिसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर, जो एटम के अंदर होता है। एटम का साइज बड़ा होता है, न्यूक्लियस का साइज बहुत ही छोटा होता है। तो ये न्यूक्लियस जो होता है सेंटर का, ये एटम का एक पार्ट है, जिसे हम लोग बोलते हैं सेंट्रल पार्ट। ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल्स इसके अंदर होते हैं। मेनली हम लोग देखते हैं ऐसे प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, और इसके न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन मूव करते रहते हैं। तो इसके बारे में चर्चा करना है, सिर्फ न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस का साइज क्या है, न्यूक्लियस का वॉल्यूम क्या है, न्यूक्लियस का डेंसिटी क्या है, ये सब के बारे में जानना है। और न्यूक्लियर फेनोमेनन, जैसे रेडियो एक्टिविटी को हटा दिया गया है, न्यूक्लियर फेनोमेनन को नहीं पढ़ना है, रेडियो एक्टिविटी पोर्शन को, अल्फा डीके, बीटा डीके, ये सब जो होते थे, ये सब अब हटा दिया गया। हाँ, लेकिन इसमें एक पोर्शन है रेडियो एक्टिविटी में, मीन लाइफ एंड हाफ लाइफ। मीन लाइफ और हाफ लाइफ को पढ़ना है इसमें, मीन लाइफ और हाफ लाइफ को। तो इस बार इसको ऐड कर दिया गया है। ठीक है, तो ये दोनों मिला के 11, 12 और 13, ये 3 चैप्टर मिला के आपका 12 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम है।
7 मार्क्स में 12 मार्क्स का ये 3 चैप्टर से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और लास्ट यूनिट जो है 9th, जो 14 चैप्टर कंटेंट किए हुए हैं, और 14 चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा चैप्टर है जो जनरली बच्चे छोड़ देते हैं। लास्ट जाते 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 वो क्या होता है ना, इसमें क्विट कर जाते हैं, छोड़ो बस कितना पढ़े जाए, बहुत सारी चीज़ पढ़ लिए, इसको छोड़ देते हैं। लेकिन इनको ये नहीं पता कि आने वाले समय में इसकी कितनी ज़रूरत पड़ती है। आप इंजीनियरिंग करने जाते हैं तो इंजीनियरिंग में भी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच होता है, वहाँ पर काफ़ी कठिनाई होती है अगर ये बेसिक बातें आप नहीं जानते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में बेसिकली हम लोग सेमीकंडक्टर की बात करते हैं, और सेमीकंडक्टर से बने कुछ जो भी डिवाइसेस होंगे उसको स्टडी करते हैं। इसमें से 4 यहाँ पे हम लोग सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में स्टडी करते हैं, जिसका नाम है एलईडी, सोलर सेल और फोटो डायोड, और एक होता है जीना डायोड। तो जीना डायोड को हटा दिया गया, तो 3 ही आपके डिवाइस पढ़ना है इस साल। इस ईयर में आपको 3 डिवाइसेस पढ़ना है जो सेमीकंडक्टर से बने होते हैं। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस कहलाते हैं सोलर सेल, एलईडी और फोटो डायोड। ये 3 डिवाइसेस के बारे में स्टडी करना है। एक ट्रांजिस्टर था, आगे पढ़ता है ट्रांजिस्टर, लेकिन उसको लास्ट ईयर उसको डिलीट कर दिया गया है। इस साल भी उसको डिलीटेड है वो टॉपिक। और इसके बाद है लॉजिक गेट, लॉजिक गेट को भी हटा दिया गया, वो भी नहीं पढ़ना है आपको ये साल। तो ये काफ़ी शॉर्ट हो गया आपके लिए, ट्रांजिस्टर भी हट गया, लॉजिक गेट्स भी हट गया, तो काफ़ी शॉर्ट हो गया ये। इससे आपका बोर्ड एग्जाम में 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। बोर्ड में लिखा हुआ है 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा आउट ऑफ 37। तो इस तरह से आपका ये मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन इधर लिखा हुआ है, चैप्टर्स का नाम लिखा हुआ है। आशा करता हूँ को आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा सिलेबस में और क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में आपको अच्छी तरह से जानकारी मिल गई होगी। आप इसी तरह स्टेप बाय स्टेप आप पढ़ते रहें, और ताकि आपका बोर्ड के एग्ज़ाम में आने वाले जितने भी सारे एग्ज़ाम हैं आप उसमें बेहतरीन से बेहतरीन प्रदर्शन कर सकें। बच्चों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आप इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितने भी आने वाले वीडियो हैं इस टॉपिक से रिलेटेड जितनी वीडियो आपके अपलोड किए जाएंगे यूट्यूब चैनल पे, आपको आसानी से आप तक पहुँच हो पाए। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ताकि ये आपका नॉलेज धीरे धीरे आपको वो बढ़ते चल जाए। आप वीडियो को जब वॉच करेंगे तो आपको पता चलेगा कि फिजिक्स में हमको बहुत अच्छी तरह से और बहुत सिंपल वे में आपको समझ में आने लगा है। फिजिक्स के प्रति जो डर की जो भावना बच्चों में फैली हुई है, एक बैठा हुआ है कि फिजिक्स इज़ अ वेरी टफ सब्जेक्ट, ऐसा नहीं है। फिजिक्स बहुत ही ईजी सब्जेक्ट है जो नेचुरल फेनोमेनन से जुड़ा हुआ है। आप नेचर के साथ अगर आप रहते हैं तो फिजिक्स भी आपके साथ आ जाती है, क्योंकि ये बिल्कुल नेचुरल फेनोमेनन है। नेचर में जितनी सारी घटनाएं घटती हैं उसको तो ही फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं, तो फिर काहे का इसमें इतना डर है? क्यों इसमें डर लगता है? बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर आप इसको इंटरेस्ट से पढ़ते हैं तो आपका कंसंट्रेशन लेवल अपने आप हाई हो जाएगा। तो आप इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे, जितने भी वीडियो से आएंगे उस वीडियो को गौर से सुनेंगे और पढ़ेंगे, तो आपको फिजिक्स काफ़ी सिंपल और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो बच्चों, कुछ फिजिक्स के बारे में कुछ पंक्तियाँ मैंने लिखी थी, उसको हम जाते जाते आपको सुना ही देता हूँ। और अपने ही उसको कुछ सोच के उसको बनाया उस तरह से ताकि आपको सुना पाऊँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस है फिजिक्स में, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे मैंने फिजिक्स को पढ़ाया है, वो 20 ईयर्स का है। 20 ईयर्स से मैं फिजिक्स को पढ़ा रहा हूँ, और अभी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपसे मैं जुड़ पा रहा हूँ। और जितने भी नॉलेज मेरे पास है, और कोई मैं बहुत चीज़ सीखने की कोशिश करता हूँ, बहुत चीज़ सीखता भी हूँ, क्योंकि नॉलेज का कभी कभी एंड नहीं होता। हम ये नहीं कहते कि मैं फिजिक्स में प्रकांड विद्वान हूँ, मेरा नॉलेज सेचुरेट हो गया, नहीं। नॉलेज को डे बाय डे हम लोग इन्हेंस करते जाते हैं और बच्चों के सामने उसको पेश करते जाते हैं। तो इसी क्रम में हमने कुछ पंक्तियाँ आपके लिए बनाई हैं, और उसको आपको मैं सुना के ही इस वीडियो को ख़त्म करना चाहता हूँ, स्टॉप करना चाहता हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो में हमें बताऊँगा कि कौन कौन सा टॉपिक आपके इस चैप्टर में डिलीट किया गया है, सीबीएसई बोर्ड ने डिलीट कर दिया गया है, जो आपको राहत पहुँचाएगी। उसके बारे में डिटेल से मैंने अगले वीडियो तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। कुछ दिनों में उसको मैं अपलोड कर दूँगा। तो जाते जाते मैं कुछ पंक्तियाँ आपको सुना के जाता हूँ कि कहता है, कुछ इस तरह से लिखा हूँ। कौन कहता है कि फिजिक्स कड़वी होगी? कौन कहता है कि फिजिक्स कड़वी होगी? किसी अनजाने ने यह खबर उड़ाई होगी। कौन कहता है कि फिजिक्स कड़वी होगी? किसी अनजाने ने यह खबर उड़ाई होगी। बड़ी शिद्दत से फिजिक्स के हर चैप्टर को, हर टॉपिक को मैं पढ़ाऊँगा। इतने दिनों में कुछ तो फिजिक्स पढ़ी होगी। बच्चों, तो इसी तरह
प्यार देते रहें, ताकि मैं नया नया वीडियो, नया नया कॉन्सेप्ट आपको देते जाऊँ, अपलोड करते रहूँ। और इसी तरह आप फिजिक्स के साथ और मेरे साथ आप बने रहें, यही आशा के साथ मैं